हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। पार्ट 1 में हमने एस्टिमेशन के टॉप 10 टॉपिक्स किए थे। आज हम टॉपिक नंबर 11 से 25 तक करेंगे। तो ये पार्ट 2 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इसी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। आज हम एस्टिमेशन का पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक करेंगे, यानी आज 15 टॉपिक्स करेंगे। इससे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू करते हुए पार्ट 1 में हमने 10 टॉपिक्स डाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। उनको ज़रूर देखिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी जेई सिविल एग्ज़ाम के लिए। देखो, शॉर्ट टाइम में सबसे बेस्ट आपकी तैयारी होगी अगर आप मेरे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स या यूं कहें क्वेश्चंस आप करोगे। देखो, इनका बेनिफिट ये है कि ये एक सीक्वेंटल मैनर में है, जैसे हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसी हिसाब से। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सकवेशन वेयर मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेवमेंट आर। देखो, एक्सकवेशन जनरली क्यूबिक मीटर में मेजर की जाती है, बट कह रहा है एक्सकवेशन जहाँ पे इसकी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में की जाती है। तो दो केसेस होते हैं। एक, अगर 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm तक अगर हमें सरफेस ड्रेसिंग करनी है, वहाँ पे ये जो रीडिंग है इसको स्क्वायर मीटर में लिया जाता है मेजरमेंट को। और वहीं अगर एक्सकवेशन हमें करनी है 30 सेंटीमीटर से कम डेप्थ की, तो उसको भी हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एक्सपेक्टेड आउटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे। मतलब एक मिस्त्री द्वारा अगर सीमेंट कंक्रीट का फर्श डलता है जो कि 2.5 सेंटीमीटर थिक है, मोटा है, तो एक मिस्त्री कितने स्क्वायर मीटर एरिया में दिन में काम कर सकता है, तो उसका एक्सपेक्टेड आउटर्न 7.5 स्क्वायर मीटर है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को देखिए कि कौन कितना काम कर सकता है। देखो, ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे पार्टिकुलर ये आइटम है, कौन सा काम है और कितना काम एक बंदे द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल लेड अप टू 50 मीटर एंड लेफ्ट अप टू 1.5 मीटर। देखो, अगर एक्सकेवेशन करनी है, खुदाई का काम करना है ऑर्डिनरी सॉइल पे, जिसमें लेड 50 मीटर तक हो, मतलब मिट्टी को हॉरिजेंटली दूर पहुंचाना है 50 मीटर, और जो खड्डा होगा 1.5 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो। तो एक बेल्डर देखो कहते हैं जो बंदा खुदाई का काम करता है, एक्सकेवेशन वर्क करता है, उसे बेल्डर कहा जाता है। तो एक बेल्डर एक दिन में 2.27 क्यूबिक मीटर काम कर सकता है ऑर्डिनरी सॉइल में। यही अगर हार्ड सॉइल हो तो उसमें 2 क्यूबिक मीटर कर सकता है। डिकम्पोज रॉक हो तो 0.5 क्यूबिक मीटर। दीज आर द एक्सपेक्टेड आउटर्न ऑफ बेल्डर। इसके अलावा सैंड फिलिंग अगर प्लिंथ में ड्रेसिंग करनी हो, कंसोलिडेशन करनी हो, तो एक बेल्डर से 4 क्यूबिक मीटर होगा। इसके अलावा ब्रिक वर्क सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन में और प्लिंथ में 1.25 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री द्वारा दिन में, और वहीं सुपर स्ट्रक्चर में या रीइंफोर्स ब्रिक वर्क 1 क्यूबिक मीटर पर मैसन द्वारा होता है। इसके अलावा जो स्टोन मैसनरी का काम होता है, रैंडम रबल स्टोन मैसनरी और कोर्स रबल स्टोन मैसनरी 1 क्यूबिक मीटर पर मैसन द्वारा। और अगर एशलर मशीनरी हो जहाँ पे पत्थर को पूरा ड्रेस किया जाता है, तो वो 0.4 क्यूबिक मीटर। आरसीसी वर्क याद रखिए 3 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री दिन में कर सकता है। पीसीसी का काम प्लेन सीमेंट कंक्रीट 5 क्यूबिक मीटर पर मैसन। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर 1:4:8 रेशियो में 7.5 सेंटीमीटर मोटा हो तो 10 स्क्वायर मीटर, और 2.5 सेंटीमीटर मोटा हो तो 7.5 स्क्वायर मीटर। प्री कॉस्ट टेराजो लेइंग टाइल्स 5 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री द्वारा, और 12 mm का थिक प्लास्टर 10 स्क्वायर मीटर दीवार पे एक मिस्त्री दिन का कर सकता है। और इसके अलावा याद रखिए यहाँ पे जो नॉमिनल लेड और लिफ्ट अलाउ किया जाता है अर्थवर्क के लिए एक्सकवेशन में, फाउंडेशन में, वो 30 मीटर और 1.5 मीटर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द आइटम्स ऑफ स्टील वर्क विच इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। देखो, स्टील वर्क का कौन सा काम स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, याद रखिएगा। कोलैप्सिबल गेट्स है, रोलिंग शटर्स है, स्टील डोर्स है, ये तीनों स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं। इसके अलावा कॉर्नाइस मेजर होता है रनिंग मीटर में, ये पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिविट्स। देखो, रिविट्स को किस चीज़ में मापा जाता है, क्विंटल में, याद रखिएगा। देखो गाइज, मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो 60 टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कर देंगे आपकी एसएससी जेई और जेके एसएसबी के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में सिविल के आ चुके हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ जितने भी फर्दर टॉपिक्स लगता है हमें कि कराने चाहिए वो हम करा देते हैं।
देखो शटर्स, डोर्स और विंडोज़ के ये स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, ना कि क्यूबिक मीटर में। रिवेट्स, बोल्ट्स, नट्स जो है वो क्विंटल में मेजर होता है। रेन वाटर पाइप, प्लेन पाइप रनिंग मीटर में। एस्बेस्टस सीमेंट शीट जो छत में लगता है वो स्क्वायर मीटर में। लीन कंक्रीट रूफ स्क्वायर मीटर में। और बैंड जो होते हैं जैसे लिंटल बैंड होता है वो रनिंग मीटर में मेजर किए जाते हैं, याद रखिएगा इनके यूनिट मेजरमेंट का। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड फॉर कार्ड ट्रैक्स। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता रहा है क्या होगा लेड के एस्टिमेशन के लिए कार्ड्स ट्रैक्स पे। अगर कार्ड्स ट्रैक्स हो तो 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेटल ट्रैक के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, और सैंडी ट्रैक पे इसकी वैल्यू 1.4 होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द नंबर ऑफ ब्रिक्स डिलीवर्ड बाय एन अनस्किल्ड लेबर टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन ए वर्किंग डे इज। देखो अगर एक अनस्किल्ड बंदे ने 10 मीटर दूर ईंटों को पहुंचाना है एक दिन में, तो 4200 ब्रिक्स एक दिन में वो पहुंचा सकता है। देखो ये SSC JEE में आया हुआ है क्वेश्चन, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसका ये जो 4200 ब्रिक्स है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्टिमेशन का। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इन द एरिया शुड बी। देखो एरिया में कितनी तक एक्यूरेसी ली जाती है, 0.01 स्क्वायर मीटर। देखो मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम शुड बी मेजर करेक्ट टू 0.01 क्यूबिक मीटर। डायमेंशन या लेंथ शुड बी मेजर करेक्ट टू 0.01 मीटर। तो यहाँ से याद रखिए हर कोई 0.01 है। देखो डायमेंशन या लेंथ 0.01 मीटर तक करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम 0.01 क्यूबिक मीटर तक, एंड एरिया एक्यूरेट कितना होना चाहिए, 0.01 स्क्वायर मीटर तक। सेंटीमीटर में देखो तो डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, एरिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। इसके अलावा एक नोट देखिए, ब्रिक मैसनरी में नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग एंड बेयरिंग फॉर फॉलोइंग। देखो ब्रिक मैसनरी में उस वक्त डिडक्शन नहीं की जाती, मतलब माना जाता है कि वहाँ भी ईंट लगेगी अगर हर एक ओपनिंग जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो, तो ये से कम हो तो डिडक्शन नहीं की जाती। और जो एंड्स हैं बीम्स, पोस्ट, राफ्टर्स के, इनमें भी डिडक्शन नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये हर बार किसी एग्जाम में आता है इसको रिलेटेड। कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में ऑफ द अर्थवर्क फॉर ए कैनाल ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। डेप्थ ऑफ कैनाल एट एक्सट्रीम सेक्शंस आर 3 मीटर एंड 5 मीटर। द बॉटम विड्थ एंड टॉप विड्थ ऑफ कैनाल आर 2 मीटर एंड 4 मीटर। यूज मिड सेक्शन मेथड। देखो कह रहा है कि कैनाल की क्वांटिटी निकालो, कितना वॉल्यूम होगा अर्थवर्क का। कैनाल की लेंथ कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद डेप्थ का एक्सट्रीम एंड पे, एक एंड पे 3 मीटर है और दूसरे एंड पे 5 मीटर है। बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ का है 2 मीटर और 4 मीटर है। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं एवरेज हाइट x कोई, ठीक है। अब ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन में होती है कैनाल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। तो b1 प्लस b2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू h, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, 3x। तो यहाँ पे एक सेक्शन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। मिड सेक्शन मेथड से निकालना है, तो 50 मीटर है तो 25 पे हमारा मिड सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे 3 मीटर हाइट मान लो, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है। तो अगर 5 और 3 दी हुई है तो सेंटर में ऑलमोस्ट इन दोनों का मीन होगा 4 मीटर। तो x की वैल्यू डालो, 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर, 3 इंटू एक्स कितना है 4 मीटर 12 मीटर स्क्वायर, और 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 और 15 मीटर स्क्वायर। 3 एरिया आ गया। अब मिड सेक्शन मेथड से वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, d/3 कॉमन डिस्टेंस अपॉन 3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया इंटू 4 इंटू मिडल एरिया। इसको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं। और 25/3 9 प्लस 15 प्लस 4 इंटू 12 600 क्यूबिक मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्सप्लोजिव्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इज मेजर्ड इन। देखो जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है ब्लास्टिंग वर्क के लिए, तो वो kg में मेजर किया जाता है। इसके अलावा देखो फ्लोर एरिया इज द प्लिंथ एरिया लेस देन द वॉल्स। फ्लोर एरिया क्या होता है, देखो ये होता है प्लिंथ एरिया माइनस जो प्रोजेक्शंस होती है हमारी प्लिंथ की, ठीक है, वॉल्स के बाहर, उनको माइनस करें तो वो हमारा फ्लोर एरिया होता है, ठीक है। जो सील्स होती हैं विंडोज़ की वो नंबर्स में मेजर की जाती हैं, ठीक है। सील लेवल जो होता है विंडोज़ का, इनको नंबर्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20, डोर्स एंड विंडोज़ फ्रेम्स आर चौकार्ड्स आर कंप्यूटेड इन। देखो
मैंने शटर्स की बात की थी स्क्वायर मीटर में, और जो चौकाट होते हैं, डोर्स और विंडोज़ फ्रेम होते हैं, पार्ट 1 में भी इसका जिक्र किया था, ये क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। इसके अलावा ग्राउटिंग को मीटर में मेजर करते हैं, और जो ड्रिप कोर्स होता है उसको रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं किस चीज़ को किस चीज़ में मेजर करते हैं, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा यहाँ पे नोट देखिए, फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वी जनरली प्रोवाइड 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए टोटल कॉस्ट का 2% लिया जाता है। देखो टूल्स और इक्विपमेंट्स के लिए टोटल कॉस्ट का 2% लिया जाता है। वाटर सप्लाई के लिए 5%, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन मतलब देखो टोटल बिल्डिंग अगर प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में घर को बनाने के लिए मान लो 1 लाख रुपये आता है, तो उसमें से माना जाता है कि 8,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा इसके अलावा आएगा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लिए। तो टोटल कॉस्ट के इतना पैसा परसेंटेज इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, इतना वाटर सप्लाई में। तो कॉन्टीजेंसी चार्जेस 10% टोटल कॉस्ट के 2 to 10% वेरी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जनरली 10% लिया जाता है माइनर प्रोजेक्ट्स के लिए, और मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए 5% होता है। देखो क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल्स इज मेजर्ड इन नंबर्स। जो हमारे शीशे होते हैं उनकी अगर लगाने हो या साफ़ करने हो तो वो नंबर्स में मेजर होते हैं कि कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज एडेड टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द PWD फॉर ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड कॉस्ट होता है क्या, देखो ये कंसिस्ट करती है मेंटेनेंस, लाइसेंस, इंश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वगैरह। तो इसको जनरली 15% लिया जाता है टोटल कॉस्ट के, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन पर, सेंटर लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन इज सुटेबल फॉर। सेंटर लाइन मेथड कब सुटेबल है, देखो ये तब सुटेबल होता है अगर जितनी भी वॉल्स हैं बिल्डिंग की वो सिमिलर विड्थ की हैं और सिमिलर क्रॉस सेक्शन की हैं, तो तब सेंटर लाइन मेथड का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो डिडक्शन एट एल जंक्शन ऑफ वॉल फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज। देखो क्या कह रहा है कि ये हमारी वॉल है, तो ये एल जंक्शन है, तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसमें जो डिडक्शन होती है सेंटर लाइन के लिए वो कितनी होती है, टोटल वॉल के थिकनेस के हाफ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पे कुछ। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल प्लिंथ एरिया विद प्लिंथ एरिया रेट पर स्क्वायर मीटर। देखो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट निकालने के 2 मेथड होते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक कंटेंट मेथड। प्लिंथ एरिया में क्या होता है, टोटल प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय प्लिंथ एरिया रेट की 1 स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा आएगा। और क्यूबिक कंटेंट में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम रेट क्या है पर क्यूबिक मीटर पे। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड है दिस इज मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया मेथड, और बेस्ट सूटेड होता है अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है क्योंकि ये हाइट को कंसिडर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज कैरिड आउट इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स 5% ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। देखो अगर ओरिजिनल एस्टिमेट से 5% से ज़्यादा हमारा एस्टिमेट बढ़ रहा है तो एक रिवाइज एस्टिमेट बनाया जाता है, ठीक है, उसको रिवाइज एस्टिमेट करते हैं ताकि सैंक्शन हो जो एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा है, ठीक है। देखो अगर जैसे टोटल पैसा जो सैंक्शन हुआ था उससे 5% से कम अगर खर्चा हो तो वैसे मिल जाता है, अगर 5% से ज़्यादा हो सैंक्शन एस्टिमेट से तो एक दूसरा एस्टिमेट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पंप आफ्टर 5 years इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू इज ₹200, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पंप इज ₹3,000 एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द पंप इज 10 years। कहता है कि पंप की जो कीमत है 3,000 रुपये, हर साल उसकी कीमत डेप्रिसिएशन वैल्यू 200 रुपये है, 5 साल के बाद पंप की वैल्यू क्या होगी। देखो डेप्रिसिएशन, इसके मेथड और डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सारा पार्ट 1 में किया हुआ है, तो इसीलिए इस वीडियो से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। देखो एनुअल डेप्रिसिएशन 200 रुपये हो रही है, 5 साल की डेप्रिसिएशन की हो जाएगी 500 रुपीज़। तो अब पंप की वैल्यू क्या होगी, 3,000 में से 1,000 माइनस करो 2,000 रुपये। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25 मतलब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द ईयर परचेज फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज 3%। देखो ईयर परचेज की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, अगर यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की 30 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा पैसा जमा करने पे 5% मिलेगा, और सिंकिंग फंड जो जमा हो रही है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% है।
देखो ईयर्स परचेज क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव ए नेट एनुअल इनकम ऑफ ₹1 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है कि कितना पैसा आप जमा करो ताकि जो इंटरेस्ट आपको बैंक से या किसी भी बंदे द्वारा मिलेगा तो उतने पैसे पे ₹1 मिलेगा। तो ईयर परचेज होता है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे इसने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल रहा है, इसके अलावा सिंकिंग फंड पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। तो अगर सिंकिंग फंड भी कंसिडर्ड है तो ईयर परचेज होता है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 अपॉन 5%, देखो परसेंटेजेस में लेनी है, 5 + 3 तो 12.5, मतलब बंदे को ₹12.5 बैंक में जमा करने हैं, ठीक है, ताकि इससे वो एक साल में ₹1 बैंक के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक थे। पार्ट 3 में हम करेंगे 25 से लेकर 40 तक, ठीक है गाइज। तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग में एस्टीमेट का सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का शुरू करेंगे। तो इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट रह जाएगा हमारा सॉइल मैकेनिक्स। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स उनकी 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर हर सब्जेक्ट के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, तो ये आपको हेल्प देंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी तैयारी अभी तक उतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए गाइज पार्ट 3 में मिलते हैं फिर।